हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था मानव शरीर व उनके कार्य, वही उसी चैप्टर का आपका ये टॉपिक है। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर के अंग व उनके कार्य दिया था आपका चैप्टर। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हृदय, फेफड़े ये सब पढ़ा दिए थे, सिर, मस्तिष्क वगैरह। सेकेंड क्लास में मैंने आपको कंकाल तंत्र, आपका पेशियाँ और आपका दांत कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ा दिया था। और आज की क्लास में हम पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर लेंगे। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और नंबर आपके आ जाएंगे 2 से 3 नंबर। ठीक है, फिक्स से या तो सीधे सीधे आपसे चित्र बनवाएंगे या सीधे सीधे कार्य पूछ लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? ठीक है, हम जो भी भोजन खाते हैं वो भोजन क्या है, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाता है। वहाँ से क्या होता है, वो पच जाता है। उसके बाद उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं, स्वांगीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस है ये पूरी आपकी किस में आती है? पोषण। ठीक है, भोजन का जो पोषण की मैंने क्रिया कराई थी उसमें मैंने पूरा करवाया था। ठीक है, लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? पाचन। यानी कि जो भी हम भोजन खाएंगे वो हमारा भोजन क्या होगा, अंदर जाने के बाद पच जाएगा। यानी कि अवशोषण, जो भी भोजन में से अवशोषित होंगे पदार्थ, उससे पहले की सारी क्रिया आपकी पाचन में आ जाएगी। देखिए होता क्या है, मनुष्य जो भी खाना खाएगा, ठीक है, जो भी पाचन होगा उसका वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाएगा। मुख से खाना खाते हैं ना, तो मुख से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है और ये कहाँ तक चलता है? हमारा छोटी आंत तक चलेगा। ठीक है, बीच में जितना भी भोजन है धीरे धीरे पचता हुआ जाएगा और लास्ट में छोटी आंत में जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो सब कुछ जाके छोटी आंत में सब कुछ पच जाता है। ठीक है, यही जो क्रिया है यही कहलाती है हमारा पाचन। यानी कि जो भी भोजन किया वो सबसे पहले छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाएगा। यानी कि हमारे शरीर में ही क्या है, दांतों के माध्यम से हम चबाएंगे, उसको पीसेंगे तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे कणों में टूटेगा। और भोजन में होते क्या है, भोजन में पोषक तत्व ही तो होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होंगे, विटामिन के रूप में होंगे, वसा के रूप में होंगे, प्रोटीन के रूप में होंगे। ठीक है, तो वो पोषक तत्व जो होंगे ना वो जटिल रूप में होंगे, अंदर जाके वो क्या होंगे, धीरे धीरे सरल रूप में टूटेंगे, सरल तत्वों में टूटेंगे। यही क्रिया आपकी होती है पाचन। ठीक है, अब पाचन तंत्र के अंग देख लेते हैं। तो पहला आपका मुख है, यानी कि पूरा मुंह। ठीक है, इसमें आपकी लार वगैरह निकलती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, वो मैं सब बताऊंगी। उसके बाद आपका आता है ग्रास नली, आमाशय, ग्रहणी, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सब आपके पाचन तंत्र के अंग है। अगर आपसे अंग पूछे जाते हैं पाचन तंत्र के, अति लघुत्तरीय में आ सकता है ये प्रश्न, तो आप इनमें से लिख देना 4-5 अंगों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पाचन होता कैसे। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन होगा कैसे। तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे मुख के माध्यम से, दांतों से हम खाने को काटेंगे और पीसेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए पहले भोजन सर्वप्रथम मुख में जाता है तथा इसे दांतों द्वारा काटा व पीसा जाता है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों से क्या निकलेगी, हमारी लार निकलेगी। ठीक है, लार का पीएच मान याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आपका आगे भी काम आएगा। 6.8 से 7.2 तक होता है। और यहाँ से हम समझ जाएंगे पीएच होते क्या है। पीएच एक स्केल बनाया गया है जिसको कैसे बांटा है, आपका 1 से लेके 7 और फिर नीचे 10। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक के बीच में जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो आपकी क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। ठीक है, वो अम्ल को बताएंगे कि इनका जो गुण होगा वो अम्लीय होगा। और 7 से 10 के बीच में जो आएंगे उनका गुण होता है क्षारीय। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 1 से 7 तक। और जो 7 होगा जिसका, वो होता है आपका उदासीन, जो जल का पीएच मान होता है। ठीक है, वो उदासीन होता है। ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपके तत्व अम्ल वगैरह जो आएंगे वहाँ पर आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद करिए कि जो लार होती है ना, इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 से 7.2 तक होता है। ठीक है, इसलिए ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है, इसका कार्य मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहिए तो अलग कलर से लिख लेना। जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में कार्य पूछ लिए जाएं कि टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है या टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो ये मुख में जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से आपका निकलता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, भोजन क्या है, यहाँ पर जितना भी होगा माल्टोज शर्करा में बदल गया। इसके बाद क्या है, अंदर जाएगा। तो अंदर किसके माध्यम से जाता है, ग्रास नली आपकी होती है। इस ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होगा। ठीक है, इस ग्रास नली में क्या होता है, क्रमाकुंचन विधि के द्वारा भोजन धीरे धीरे अंदर तक पहुँचता है। जैसे हम जिसको बोलते हैं ना कि अंदर भोजन लिया। ठीक है, तो वही है आपका क्रमाकुंचन विधि होती है वो, जिसके द्वारा भोजन आपका मुख से कहाँ जाता है, आमाशय की तरफ जाता है। ठीक है,
आमाशय में आपका भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। इस आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे आपका कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। और यहीं पर आपका HCl एसिड भी निकलता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका ऑक्सीटिन नामक ग्रंथियां होती हैं, उनसे निकलता है। इतना तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आमाशय में आपके कौन सा, एक तो जठर रस निकलता है और एक आपका HCl एसिड भी कहाँ से निकलता है, आमाशय से। पूछ लिया जा सकता है कि जठर रस कहाँ से निकलता है, तो आपका क्या आंसर होगा उसका, आमाशय, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जठर रस का क्या काम होता है और HCl एसिड का क्या काम होता है। तो जठर रस में आपके फिर से 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है आपका पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं कि ये किस में पाए जाते हैं। तो जठर रस में आपके 2 एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम निकलते हैं। पेप्सिन का काम होता है पा से प्रोटीन, पा से पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है आपका पेप्सिन एंजाइम। और जो रेनिन होता है, हमारा जो दूध होता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना आपका कैसीन प्रोटीन, उसको ये बदल देता है, यानी कि उसको फाड़ देगा उसको। जैसे आपका जो दूध है, पूरा दूध गया पेट में, तो उसमें जो भी आपका प्रोटीन पाया जाएगा, उस प्रोटीन को ये बदलता है। तो एक तरीके से आप इसको सरल भाषा में समझिएगा कि ये जो रेनिन एंजाइम है, ये आपका दूध को फाड़ देता है, ठीक है। HCl का काम क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय, क्योंकि चूंकि ये अम्ल है इसलिए भोजन को क्या बनाएगा, अम्लीय बना देगा। और जो भी आपने भोजन किया है, हो सकता है उसमें कुछ जीवाणु वगैरह चले जाएं अंदर, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा शुद्ध खाना खा रहे हैं। वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, वो अगर आपके पेट में चले जाएंगे तो ये HCl एसिड है उनको मार देगा, ठीक है। और यह एंजाइम की क्रिया को भी तेज कर देता है। ये आपके जो एंजाइम्स है पेप्सिन रेनिन, इनकी क्रिया भी ये तेज करेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रहणी। आपका जो भोजन है वो आमाशय से ग्रहणी में चला जाएगा। अभी मैं आपको चित्र दिखा दूंगी, वहाँ पर आप ज़्यादा समझ जाएंगे, ठीक है। ग्रहणी में जब ये भोजन जाएगा तो भोजन के ग्रहणी में पहुँचते ही यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना या तो आप, कि जो पित्त रस है आपका कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। और ये पित्तरस कहाँ पर इकट्ठा रहता है, तो ये पित्तरस आपका पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, ठीक है। पित्तरस का काम क्या होता है, पित्तरस आपका, इसका जो नेचर है ये क्षारीय होता है और ये भोजन को क्या बनाएगा, ये भोजन को क्षारीय कर देगा, ठीक है। और यहीं इसी ग्रहणी में आपका अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस आकर मिलता है, ठीक है। और इस अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस को याद करिएगा कि ये आपका पूर्ण पाचक रस होता है, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी होंगी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जो भी नहीं पच रहा होगा, वो सब कौन से रस पे से पचेगा, आपका अग्नाशयी रस से। यानी कि सभी के पाचन में सहायक है आपका कौन सा, अग्नाशयी रस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपका 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन या पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में चेंज कर देना। एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को शर्करा में बदल देना। और जो आपका लाइपेज होता है उसका काम क्या है, एमल्सिफाइड वसाओं को फैटी एसिड में बदल देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका छोटी आंत। तो अब यहाँ से भोजन आपका कहाँ पहुँच जाएगा, छोटी आंत में पहुँच जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो अग्नाशयी रस होता है ना, इसमें आपके 2 प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं ना अग्नाशय में, अग्नाशय को नोट करिए। यहाँ पर आप अपना अग्नाशय डाल के 2 हेडिंग डाल लेना एक, ठीक है। अग्नाशय में आपकी 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक होती हैं आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। नाम आपने शायद सुने होंगे। एक होंगी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और दूसरी होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो जो आपका अग्नाशयी रस है ये बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलता है और इस अग्नाशयी रस से निकलते हैं आपके एंजाइम, ठीक है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इससे आपका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक निकलते हैं पदार्थ, जिनमें आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि अग्नाशय में आपकी 2 ग्रंथियाँ होती हैं, एक अंतःस्रावी और दूसरी बहिस्रावी। बहिस्रावी में आपका कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशयी रस निकलेगा और उस अग्नाशयी रस में आपके एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अग्नाशयी रस से आपका एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से इनडायरेक्टली अगर बोले तो क्या निकलेंगे, आपके हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम छोटी आंत की तरफ। तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अधिकांश पाचन तो आपका ग्रहणी में हो जाता है, लेकिन कुछ अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्षुद्रांत, ठीक है, इसको क्षुद्रांत बोला जाता है,
ठीक है। बाकी का पाचन जो भी बचा हुआ होगा वो सब इसी में हो जाएगा आपका। इससे कौन सा रस निकलता है, तो इससे आंतरीय रस निकलता है और जिसमें आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये एंजाइम मैं इसलिए बता रही हूँ, बाई चांस अगर आपसे ऑप्शन आ गया कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, या फिर आपका आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन में आ रहे हैं तो फिर आप इनको सही से कर पाएंगे। तो देखिए छोटी आंत में कौन कौन से होते हैं आपका। पहला तो होता है इरिप्सिन, जो पॉलीपेप्टाइड, जो आपका पहले पॉलीपेप्टाइड टूटा था ना उसको अमीनो एसिड में बदल देगा। माल्टोज, तो नाम से ही क्लियर है ना माल्टोज, तो माल्टोज आप ये माल्टोज जो है ना, ये माल्टोज शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। सुक्रोज, आपका सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है। और लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज आपका दुग्ध शर्करा जो होती है लैक्टोज, उसको बदल देता है ग्लूकोज में। और लाइपेज आपका जो वसा बनाता है ना फैटी एसिड, वसा को बदल देता है आपका वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये इनके कार्य होते हैं। ये कार्य आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो इनको एक बार याद कर लेना कि अगर बाई चांस आ गया तो आपके माइंड में रहे ये, वरना इतना तो याद करना कि किस में कौन सा एंजाइम निकलता है, खासकर आपका आमाशय का और अग्न्याशय जो आपके रस होते हैं, ठीक है, इनमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। और लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कि छोटी आंत जो होती है आपके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं। तो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं इन्हीं में रसांकुर होते हैं आपके, जिसके द्वारा पचे हुए पदार्थों का क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। फिर आगे ये प्रक्रिया आपकी जो हो जाएगी पूरी कंप्लीट, वो आपकी कहलाएगी पोषण, ठीक है। यहीं से अवशोषण होगा, आगे स्वांगीकरण वगैरह ये सब होगा, ये बता चुकी हूँ मैं। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत को बृहदांत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, केवल जो आपका जल और लवण होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। किसका, जल और लवण का। और बाकी जो भी पदार्थ आपका बचा हुआ होगा उसको अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, वो आपका मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपकी पाचन की क्रिया होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। ये देखिए कुछ आपको चित्र दिख रहा होगा, मुख आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, मुख के माध्यम से हम खाते हैं, ठीक है, सभी को पता है। फिर आपको जीभ दिख रही होगी, ये आपकी ग्रास नली होती है। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होगा, बस क्रमाकुंचन विधि से क्या है, धीरे धीरे आपका भोजन अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा यकृत, यहाँ से आपका कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा पित्ताशय, यहाँ पर आपका पित्त रस एकत्रित रहता है, ठीक है। ये आपका स्टमक दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम आमाशय, ठीक है, इसको आमाशय बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको ये दिख रही होगी ग्रहणी, ठीक है। आमाशय से पहले ग्रास नली से भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में आता है, फिर आपका ग्रहणी में जाता है। और ये जो यकृत से आपका रस यहाँ मिलेगा आके, और यहीं आपका जो ये नीचे आपको दिख रहा है अग्न्याशय, यहाँ से भी रस आपका कहाँ मिलता है आके, सॉरी ग्रहणी में मिलता है, ठीक है। ग्रहणी में आके ये रस मिलते हैं दोनों आपके। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी नीचे आपकी छोटी आंत, ठीक है, और फिर आपकी आती है बड़ी आंत। तो इनमें छोटी आंत में क्या है, आपका जितना भी बचा हुआ पदार्थ होगा, जो अवशोषण हो, सॉरी जो भी आपका बाकी का बचा हुआ सारा पदार्थ तो आपका ग्रहणी में पाचन हो जाता है भोजन का, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो वो पाचन आपका किस में हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो आपका जल और लवण का अवशोषण होता है वो किस में हो जाता है, बड़ी आंत में हो जाता है। और लास्ट में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बन रहा है कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है और बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है। दोनों ही बेसिक क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आप लोग मुझे ऑप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। जीवित अवस्था में रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। मैंने उस दिन आपको बताया था जब हृदय बढ़ाया था, आपका परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग आपका हृदय इसमें आता है, ठीक है। हृदय को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने आपको वहाँ पर ये बोला भी था कि हृदय का काम क्या है, ब्लड को पंप करते रहना, ठीक है। तो ब्लड हमारा है क्या, पूरे शरीर में जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। जिस दिन हृदय रुक गया उस दिन आप सभी को पता है कि क्या है, सब पूरा जीवन रुक जाएगा, ठीक है। तो जीवित अवस्था में क्या है, रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। रक्त के इसी भ्रमण की क्रिया को हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण कहेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में जो तंत्र यूज होता है, एक जो तंत्र बन के जिसमें पूरा रक्त फ्लो करेगा आपका, वो आपका कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र।
और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज आपकी की थी किसने? विलियम हार्वे ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपकी पूछ लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो है आपके विलियम हार्वे। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो रक्त आता है, रक्त वाहिकाओं और हृदय, इन तीनों को मिलाकर आपका रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रक्त वाहिकाएं। ये सब क्या होती है? रक्त वाहिकाएं में आपकी शिरा और धमनियां आती हैं जिसमें रक्त आपका बहता है। रक्त को आप जानते ही हैं और हृदय भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो रक्त हृदय और रक्त वाहिकाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रसारित होता है। ठीक है, शिरा और धमनियों के माध्यम से ही तो रक्त बहता है शरीर में, तो यही इसका रक्त का परिसंचरण है। कि देखिए कुछ आपको चित्र दिख रहा होगा, ये आपका हृदय है और ये जो आपको पतली पतली लाइन दिख रही हैं ये आपकी क्या है? शिरा और धमनियाँ। ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ठीक है, पूरे शरीर में इनका जाल है और इन्हीं के माध्यम से क्या है, जो रक्त है हमारा, अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ आता है और शुद्ध रक्त हृदय से क्या होता है, वापस शरीर में बाकी के शरीर के जितने भी हिस्से हैं सभी में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। पूरे शरीर में रक्त आएगा और पूरे शरीर से रक्त वापस हृदय की तरफ जाएगा। और शुद्ध कहाँ पर होगा ये आपको पता है, ये मैंने आपको सारा क्लास में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हृदय का चित्र कैसा होता है, किस तरीके से। तो हृदय मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, मैं शायद डायग्राम दिखाना आपको भूल गई थी। तो हृदय में मैंने बताए थे आपके 4 कोष्ठक पाए जाते हैं जिसमें आपके 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ होगा, बाईं तरफ ऊपर की ओर, ठीक है, वो आपका बायां निलय होगा। जो बाईं तरफ नीचे की ओर होता है उसको निलय बोलते हैं। मतलब सीधे भाषा में अगर हम बोलें तो ऊपर वाले दोनों आपके अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों आपके निलय कहलाते हैं। बाईं तरफ वाला आपका बायां अलिंद होगा और नीचे वाला बायां निलय हो जाएगा आपका। दाईं तरफ का दायां अलिंद होता है और दायां निलय होता है। ठीक है, बीच में ये थोड़े से आपके ये कहते हैं हल्के से ये बटे हुए हैं। ठीक है, रक्त इनमें आता है और यहाँ से रक्त वापस जाता है। ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी शिराएं और पल्मोनरी धमनियां हैं। ठीक है, पल्मोनरी शिरा और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध अशुद्ध, ये बात आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, और शिराओं में किस प्रकार से रक्त बहता है, कौन सा अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में या फिर शुद्ध बहता है, ये इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। और धमनियों में कैसा रक्त बहता है ये। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शिरा और धमनियों में कैसा रक्त बहता है। पूरा हृदय मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर बस चित्र दिखाना भूल गई थी तो वो मैंने आपको परिसंचरण तंत्र के माध्यम से दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन तंत्र। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया था, तो देख लीजिए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल किडनी ही आपका अंग होगी, एकदम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि किडनी। आपके शरीर में और भी ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, और भी चीज़ों को बाहर निकाल, जैसे पसीना हो गया आपका। ठीक है, CO2 हो गई, तो ये भी क्या है, बाहर ही तो निकाल लेना शरीर से। और अपशिष्ट पदार्थ ही हमारे लिए हानिकारक है। अपशिष्ट पदार्थ आखिर हैं क्या जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। अगर बहुत टाइम तक शरीर में बने रहे तो क्या होगा, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वही है उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से होता है। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग आपका कौन सा है, वक्र है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है आपका, वक्र होता है। ठीक है, ये वक्र क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन कोशिकाओं को इनको बोलते हैं, जो छोटी इकाई होती है वक्र की, कार्यात्मक छोटी इकाई आपसे पूछी जा सकती है, वो होती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, कीटों में मतलब कौन सा ऐसा अंग पाया जाता है जिसके माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो कीटों में आपके मैल पीगियन या निसर्ग नलिकाएं पाई जाती हैं जो उनका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, कीटों में तो किडनी वगैरह होंगी नहीं, तो उसमें क्या होंगी आपकी मैल पीगियन निसर्ग नलिकाएं होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था श्वसन अंग कीटों में क्या पाए जाते हैं, मछलियों में श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं, मनुष्य में क्या पाए जाते हैं। तो ये सरीसृप वगैरह में कौन से अलग अलग होते हैं ना, सभी में तो ऐसा है नहीं कि फेफड़े पाए जा रहे हैं, किसी में गिल्स, जैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको चित्र बनाने पड़ेगा। एक बार आया हुआ है उत्सर्जन तंत्र का चित्र, तो आप अच्छे से एक तो फेफड़े का चित्र
अच्छे से तैयार कर लेना। एक उत्सर्जन तंत्र का चित्र अच्छे से तैयार कर लेना। इनका चित्र आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ठीक है। और आपकी जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका मैंने पढ़ाई हुई हैं, उनके भी चित्र आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके चित्र आपसे बनवाए जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, आपकी 2 सेम के आकार की होती किडनियाँ, अगर पूछा जाए कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो ये आपके सेम के आकार की किडनियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है। नीचे आपकी ये देखिए मूत्र वाहिनी है जो आपको ये दिख रही है। नीचे आपका मूत्राशय होगा और लास्ट में आपका मूत्रांत। कुछ इस तरीके से आपका ये चित्र होता है। तो आप किडनियों का इनका चित्र अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर एक किडनी का चित्र पूछा जाता है तो आपको ये दिख रहा है, यही चित्र बना देना है। इसको जूम करके देख लीजिए। एक किडनी का चित्र आता है तो ये बना देना, और सीधे सीधे अगर उत्सर्जन तंत्र का चित्र आता है तो फिर आपको ये पूरा चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, भोजन, स्वास्थ्य और रोग, ये वाला आपका जो चैप्टर है ये मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।